Hello everyone, welcome to Everyhow Videos, and this is the second part of world politics, or we can say global era, or global politics, or we can say Cold War era second part. So this video is Cold War era second part. First part हमने डिस्कस करा है लास्ट वीडियो में, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज कोल्ड वॉर, व्हाई कोल्ड वॉर अकर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और हमने एक और चीज देखी थी कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अब सेकंड वीडियो में आज हम क्या बात करेंगे, टू मेजर ब्लॉक्स की बात करेंगे हम आज। उसके बाद हम इन दोनों ब्लॉक्स की आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम की बात करेंगे, फिर फाउंडर ऑफ नैम की बात करेंगे, एंड लास्ट वी विल टॉक अबाउट चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। तो बाइपोलैरिटी को जो चैलेंज था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब टू मेजर ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। अब टू मेजर ब्लॉक बनने का हमने कल 5 रीजन देखे थे क्यों कोल्ड वॉर हुआ था, हमने 5 रीजन देखे थे। अब उसमें हम अलायंस देखेंगे, अलग अलग अलायंस बने थे। अब 2 रीजन थे, एक तो जो यूएसए और यूएसएसआर था वो चाहता था कि वो अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और ज्यादा कंट्री उनकी आइडियोलॉजी से लॉयल रहे, कि वो अपने काउंटर पार्ट को बता सके कि यस आर आइडियोलॉजी इज सुपीरियर। और हमने कल आइडियोलॉजी देखी थी यूएसए और यूएसएसआर की, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यूएसए सपोर्ट किसको करता था, लिबरल डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म को, और यूएसएसआर सपोर्ट करता था सोशलिज्म प्लस कम्युनिज्म। तो टू मेजर ब्लॉक बनने के सबसे बड़ा रीजन, पहला तो वो दिखाना चाहते थे सुप्रीमेसी की उनके आइडियोलॉजी कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, स्मॉलर स्टेट भी टू मेजर ब्लॉक के साथ आना चाहते थे। क्यों आना चाहते थे स्मॉलर स्टेट्स को भी अपने इंटरेस्ट थे, स्मॉलर स्टेट्स के अपने इंटरेस्ट थे। स्मॉलर स्टेट को क्या चाहिए था, उनको वेपन चाहिए था, उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, एंड दे आल्सो वांटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए थे अगेंस्ट देयर ओन राइवलरीज। तो स्मॉलर स्टेट्स के जो अपने राइवलरीज है उनके अगेंस्ट उनको वेपन, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए। तो उस सबके लिए वो या तो यूएसए वाले ब्लॉक में या यूएसएसआर वाले ब्लॉक में आ सकता है। तो ये अरीना जो आपको सारा दिख रहा है कि कौन सी कंट्री किस पार्ट का बनेगी, तो ये आपको यूरोप पे क्लियरली दिखता है। अगर हम यूरोप देखेंगे तो यूरोप पे हमको क्लियरली दिखता है कि वेस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसए सपोर्टेड आइडियोलॉजी में बिलीव रखता था, और ईस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसएसआर सपोर्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखता था। अब यूएसए सपोर्टेड आइडियोलॉजी हमको पता है क्या थी, तो ये सारे यूएसए जो नॉर्थ कोरिया और वेस्टर्न यूरोप ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अप्रैल 1949 में 12 स्टेट्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम था नाटो। 12 स्टेट्स ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम था नाटो। तो अब हम नाटो के बारे में देख लेते, उसके प्रिंसिपल देख लेते। तो अप्रैल 1949 में बना था, 12 स्टेट्स ने बनाया था। नाटो के कहां का था, वेस्टर्न यूरोप के स्टेट थे और नॉर्थ अमेरिका के स्टेट थे, और जो यूएसए इसको लीड कर रहा था, जो इसका मेन पावर थी, जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी। अब नाटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नाटो की सबसे पहले हम डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं इसके बिहाइंड पे। नाटो के बिहाइंड हम बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे और देखेंगे कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो की फुल फॉर्म हम देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 12 स्टेट्स थे इसमें, स्टार्टिंग में 12 स्टेट्स थे। अभी अगर आप इसकी बात करोगे तो अराउंड इसमें 30 स्टेट्स है शायद, तो अराउंड 30 स्टेट्स है इसमें। 30 स्टेट्स मतलब 30 कंट्रीज। उसके बाद अब आगे देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर हम ब्रुसेल्स में देखेंगे। ब्रुसेल्स कहाँ है बताओ, तो ब्रुसेल्स है हमारा बेल्जियम में, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और तीसरी बात, इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इसका प्रिंसिपल क्या था, नाटो का प्रिंसिपल था कि अगर हमारे 12 स्टेट्स में से किसी भी एक के ऊपर वॉर का या कोई अटैक होता है तो हम ये मानेंगे कि हमारे पूरे 12 स्टेट्स के ऊपर वॉर हुआ है या हमारे ऊपर वॉर हुआ है। मतलब अगर
वेस्टर्न जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ है तो यूएसए बोलेगा कि मेरे ऊपर आपने अटैक करा है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। तो हमने नाटो के बारे में देख लिया, 12 स्टेट्स है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, प्रिंसिपल देख लिया, और इसमें मेंबर्स नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के थे। तो नाटो के बारे में देख लिया। अब नाटो की आइडियोलॉजी हमने भी देख ली, प्रिंसिपल देख लिए। अब हम देखते हैं सेकंड वॉरसो, जो नाटो को काउंटर करने आया था, तो 1955 में हमारा वॉरसो बना था। वॉरसो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से रिलेटेड था, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी का था वॉरसो, वो 1955 में हमारा बना। और इसका मेन एम ही ये था, इसका मेन एम था तो काउंटर नाटो इन यूरोप। तो अगर हम देखेंगे कि वॉरसो का मेन एम क्या था कि हमको काउंटर करना नाटो इन यूरोप, तो यूरोप में काउंटर करना चाहते थे वो नाटो। तो हमने वॉरसो भी देख लिया और हमने नाटो भी देख लिया। अब दो मेजर ब्लॉक की बात तो हमने कर ली, वॉरसो नाटो दोनों का हमने प्रिंसिपल्स भी देख लिया। बट अब मेजर जो रीजन था ये ब्लॉक बनाने का कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अलायंस हमारे पास रहे। अब उसके लिए ये दोनों अपना अलग अलग इंटरवेंशन करते रहते थे, यूएसए और यूएसएसआर अपनी अलग अलग इंटरवेंशन करते रहते थे कि ज्यादा कंट्री उनसे लॉयल रहे और उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे। अब अगर हम यूएसएसआर की बात करेंगे तो वो मिलिट्री का यूज करते थे, कहां पे, ईस्टर्न यूरोप में, कि कोई कंट्री उनसे उनके वॉर्स को छोड़ के भाग ना जाए, तो वो मिलिट्री के यूज करते थे कि उनकी आइडियोलॉजी से लोग बने रहे। अब ये साउथ ईस्ट एशिया में एक इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी साउथ ईस्ट एशिया में, और एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो एक साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी यूएसए ने, और एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी यूएसए ने। तो उसका नाम दिया था उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी, और ये सेंट्रल ट्रीटी एक उन्होंने बनाई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा एशिया के लोग भी अपने यूएसए के ब्लॉक की तरफ ले जा सके। दूसरी तरफ इसको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने क्या करा, यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया, इराक के साथ अपने रिलेशंस और अच्छे कर लिए। नॉर्थ कोरिया एंड इराक के साथ अपने रिलेशनशिप उसने और अच्छे कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम पे वर्ल्ड तीन टाइप में डिवाइड था, 1 2 सेकंड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो तीन टाइप में डिवाइड था, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब तीनों वर्ल्ड में देखते कि कौन सा लोग कैसे टाइप के ब्लॉक में जाते हैं, किस ब्लॉक में नहीं जाते। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अगर हम देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और इसमें ये सारी कंट्रीज थी। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज देखेंगे तो उसमें हमको यूएसएसआर और उसके अलाइज देखेंगे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज देखेंगे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही बाइपोलरिटी को बाद में चैलेंज भी करेगी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन सी, जो डेवलपिंग नेशन से, और डेवलपिंग नेशन से अच्छा हम बोल सकते हैं जो अभी अभी डीकोलोनाइज हुए, किस किस से, क्योंकि दो लोग थे, ब्रिटेन और फ्रांस, जो बहुत ज्यादा कोलोनिज्म फैला रखा था। तो डीकोलोनाइज हुए अभी अभी ब्रिटेन या फ्रांस से, और भी कोई जिन्होंने कॉलोनी फैला रखी थी अपनी, वो सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अभी अभी तो इंडिपेंडेंट मिली है, तो सोच रही है कि किस ब्लॉक को ज्वाइन करे और क्यों करे, क्योंकि अभी अभी वो सॉवरन हुए और अगर वो किसी ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो अपनी राइवलरी को स्टार्टिंग से ही बढ़ा पाएंगे। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री सोचती है कि हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, तो उसी टाइम इंडिया और उसके साथ 4 मोर कंट्रीज आती है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले आती है, एक इंटरनेशनल थिंकिंग ले आती है, इसको हम बोलेंगे नैम। और जिसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक थर्ड ऑप्शन दे दिया कि वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना करके नैम को ज्वाइन कर सकती है, जिससे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक ऑप्शन मिला कि वो नैम को ज्वाइन कर सकती है। अब हम देखते हैं कि वाई
यूएसए एंड यूएसएसआर वांट स्मॉल स्टेट्स। तो यूएसए और यूएसएसआर के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि वो इतना न्यूक्लियर डेवलप्ड कंट्रीज थी उस टाइम पे, मिलिट्री बहुत ज्यादा थी, तो फिर भी उनको स्मॉलर स्टेट की क्या जरूरत थी। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि उन्होंने स्मॉलर स्टेट के साथ अलायंस क्यों बनाए। तो ये आपके पेपर में भी पूछ सकते हो, और आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स का अगर आपका जीएस पेपर 1 में आएगा उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है आईएएस में। तो वाई अलायंस विद स्मॉलर स्टेट्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रिसोर्सेज की बात होती है कि स्मॉलर स्टेट के साथ क्यों यूएसए और यूएसएसआर जुड़ना चाहते थे। रिसोर्सेज सच एज ऑयल बोल सकते हो आप, या मिनरल्स बोल सकते हो। तो इस वजह से वो स्मॉलर स्टेट के साथ जुड़ना चाहते थे। दूसरी बात, उनको क्या चाहिए था, टेरिटरी चाहिए थी। उनको क्या चाहिए था, टेरिटरी चाहिए थी। किस लिए, कि अपना एक तरीके से लॉन्च कर सके वेपन्स, या आर्मी को डिप्लॉय कर सके, एंड आर्मी को वहां पे क्या कर सके, डिप्लॉय कर सके। तीसरा, इनको क्यों स्मॉलर स्टेट, इनको क्यों अलायंस बनाना पड़ा स्मॉलर स्टेट्स के साथ, कि ये अपने काउंटर पार्ट जो भी दूसरी कंट्री है उसको स्पाई कर सके। तीसरा क्या था, कि जो भी तीसरी कंट्री है उनको स्पाई कर सके। उसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ रीजन। अब एक हमने रिसोर्स देख लिया, ऑयल्स मिनरल्स का है, एक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, एक स्पाई कर सकते हैं दूसरी कंट्री को। दूसरा हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो नाटो में ज्यादा फंडिंग आएगी और ज्यादा उनको मिलिट्री की सपोर्ट मिलेगी। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडियोलॉजी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आइडियोलॉजी ही बेसिक रीजन है जिससे वो दिखाते दूसरे अपने राइवलरी को कि यस हमारी आइडियोलॉजी सुप्रीम है, हमको ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे 5 रीजन हो सकते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर क्यों अलायंस चाहते थे विद स्मॉलर स्टेट्स। तो 5 रीजन देख लिए। रिसोर्सेज थे, ऑयल मिनरल्स, टेरिटरी थी हमारी कि वो अपने लॉन्च कर पाए वेपन्स वगैरह, आर्म्स को डिप्लॉय कर पाए, अपनी आर्मी को वहां पे डिप्लॉय कर पाए, स्पाई कर पाए दूसरी कंट्रीज को, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगी, और आइडियोलॉजी। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि अरीना ऑफ कोल्ड वॉर क्या रहा। कल हमने पढ़ा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अब और अरीनास देखते हैं कोल्ड वॉर की। अरीनास मतलब, अरीनास को भी मैं अभी डिफाइन कर दूंगा। अरीना क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। वेयर क्राइसिस डीपेंड, जहां पे जो क्राइसिस था वो बहुत डीप हो गया था और वो ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स में पहुंच चुका था, ऑलमोस्ट हॉट वॉर में पहुंच चुका था, बट वो हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि did not change to hot war because came under their limits। तो अब यूएसए और यूएसएसआर को पता था कि हम अपने लिमिट्स के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस यहीं पे काम कर रहा था कि अरीना थी, अरीना मतलब कि जहां पे क्राइसिस डीपन हुआ, क्लाइमेक्स आया। कल हमने पढ़ा था एक, अभी अरीना का एग्जांपल देख लेते आपको अच्छे समझ आएगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कल हमने देखा था, वहां पे कितना ज्यादा एक्सेलरेट हो गया था, पर एट द एंड डी एक्सेलरेट करना पड़ा क्योंकि लॉजिक ऑफ डिटरेंस था। और हम देखेंगे कोरिया में हुआ था, और हम देखेंगे कॉन्गो में हुआ था, और हम देखेंगे बर्लिन में हुआ था। 58 के अराउंड हुआ था, इसमें 62 था, इसमें 50 से 53 के अराउंड हुआ था। तो और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो हमने 62 के अराउंड देखी थी, 1962। तो ये भी हमने देखा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 62। ये अरीनास है, कहां पे यूएसएसआर और यूएसए आ गए थे सामने, बट उन्होंने क्या करा, लिमिट्स के अंदर रहे और ऑलमोस्ट हॉट वॉर में चेंज हो रही थी जो कोल्ड वॉर है, बट उन्होंने हमने लिमिट्स के अंदर रहे और उन्होंने इसको ज्यादा एक्सेलरेट नहीं होने दिए। तो हमने ये सब देखा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, कोरिया में हुआ था 53, कॉन्गो में हुआ था और बर्लिन में भी हुआ था। तो ये 4 रीजन है जहां पे ये अरीना था, जहां पे ये अरीना थे कोल्ड वॉर के, जहां पे ये एग्जिस्ट कर रहे थे ये सारी चीजें। अरीना, तो अरीना देख लिया हमने। अब इसके बाद
हम देखते हैं नैम ने क्या हेल्प करी। अब जैसे हमने देख पढ़ा कि नैम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए था और एक ऑप्शन था ऑल ओवर वर्ल्ड कि आप इन दोनों अलायंस को ना ज्वाइन करते हुए हमको ज्वाइन कर सकते हो, हम इन दोनों अलायंस को नहीं ज्वाइन कर रहे। नैम बेसिकली जैसे हम देखेंगे नैम में जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, तो नेहरू जी ने भी क्या करा था, मीडिएटर का काम करा था। उन्होंने भी मीडिएटर का काम करा था कोरिया वॉर में, क्योंकि उनका ग्लोबल रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा था, जवाहरलाल नेहरू का ग्लोबल रिकॉग्निशन बहुत था, तो उन्होंने मीडिएटर के तरह काम करा था कोरिया में। ऐसे यूएन के सिक्योरिटी जनरल ने भी उस टाइम पे मीडिएटर की तरह काम करा था कि एक्सेलरेट ना हो पाए यूएसएसआर का राइवलरी। दोनों ही नैम और अगर हम यूएन की बात करें तो वो पीस की बात करते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक जो हमको देखना है आज, अब कोल्ड वॉर ने क्या करा एक तरीके से पूरे टाइम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक तरीके से थोड़ा थोड़ा बहुत कोल्ड से हॉट की तरफ वॉर आने वाली थी और दोनों ही जो यूएसए और यूएसएसआर था सस्पिशियस था। दोनों यूएसए और यूएसएसआर क्या थे, सस्पिशियस थे। क्यों सस्पिशियस थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि दूसरी पार्टी हमारे अगेंस्ट कभी भी वॉर कर सकती है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट रेडी रहते थे। कोल्ड वॉर एरा में दोनों ही ऑलमोस्ट रेडी रहते थे अगेंस्ट देयर राइवलरीज। तो फिर 1960s में जाके यूएसए और यूएसएसआर ने बोला कि अब हमें कुछ ट्रीटी या कुछ हमको साथ मिलकर कुछ एग्रीमेंट साइन करने चाहिए, जिससे ये टेंशन जो बनी हुई है हमारी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये आप 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन करेंगे, ये आप 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बोल सकते हो जो इन्होंने साइन करे थे। तो 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट अब हम देख लेते जो इन दोनों कंट्रियों ने साइन करे थे। तो लिमिटेड बैंड ट्रीटी करी थी एक तो इन्होंने साइन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी थी और एक नॉन ब्लास्टिक मिसाइल की इन्होंने ट्रीटी साइन करी थी। तो इन्होंने 3 ट्रीटी साइन करी हमारी, एक तो एंटी ब्लास्टिक या नॉन ब्लास्टिक बोल सकते हो आप, एंटी ब्लास्टिक या नॉन ब्लास्टिक बोल सकते हो आप, और लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी इन्होंने साइन करी है, और तीसरी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो एक तो लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी साइन करी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी है, और नॉन ब्लास्टिक या एंटी ब्लास्टिक ट्रीटी भी इन्होंने साइन करी थी। नॉन ब्लास्टिक या एंटी ब्लास्टिक ट्रीटी भी आप बोल सकते हो, जो यूएसए और यूएसएसआर ने साइन करी कि उन दोनों के बीच में टेंशन कम हो जाए और न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को वो कम प्रोड्यूस करे अगेंस्ट ईच अदर। क्योंकि प्रोडक्शन एक तरीके से पूरा वर्ल्ड सिर्फ प्रोडक्शन पे चल रहा था, किस चीज के, मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे। अगर आप कभी भी देखोगे तो यूएसए और यूएसएसआर टेंशन चाहते ही इसलिए क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके मिलिट्री इक्विपमेंट्स का। अगर वर्ल्ड में टेंशन ही नहीं होगी तो कोई इक्विपमेंट्स खरीदेगा ही नहीं। डेटरेंस की तरह काम करते हैं, तो इसलिए यूज भी करते हैं हम अलग अलग वेपन्स। तो अब हमने देखा है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और नॉन प्लास्टिक एंटी प्लास्टिक ट्रीटी। तो ये ट्रीटी साइन हुई कि टेंशन बिटवीन यूएसए और यूएसएसआर कम हो जाए। अब हम आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक जो आज का है, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब चैलेंज टू बाइपोलैरिटी में हमको क्या पढ़ना है? चैलेंज टू बाइपोलैरिटी में हम देखेंगे कि बाइपोलर वर्ल्ड है। बाइपोलर वर्ल्ड में कौन है? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर दो पोलर है, दो पोल्स है, और अगर हमको इसके साथ ज्वाइन नहीं करना तो चैलेंज इसके लिए हमने अभी जो पढ़ा है नैम, इसके लिए एक ही चैलेंज हो सकता था, वो था नैम। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को और जो भी कंट्रीज है जो इन दोनों अलायंस से कनेक्ट नहीं होना चाहती, जो इन दोनों अलायंस के साथ नहीं जाना चाहती, जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, बाकी और भी जो कंट्रीज है वो नैम में आ सकती है। अब नैम को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट नैम से हम ये बोल सकते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन which is
not supporting any of the alliance। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ना तो यूएसए को सपोर्ट कर रहा और ना ही यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा। तो नैम का बेसिक प्रिंसिपल क्या था, अगर अभी भी आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे इसमें स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे नैम के बारे में, पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं। तो 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था इसको। 5 कंट्रीज के लीडर थे इंडिया, यूगोस्लाविया, घाना, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट। तो इंडिया था, यूगोस्लाविया था, घाना था, इंडोनेशिया था और इजिप्ट था। तो 5 कंट्री ने इसको स्टार्टिंग करी थी और इसकी 1956 में पहली बार इसकी बात हुई थी इन 5 कंट्री ने मिलके, और 1961 में इसकी पहली समिट हुई थी बेलग्रेड। अब बेलग्रेड आप मेरे को बताओगे कि कहां की कैपिटल है। तो 1961 में समिट हुई थी, 5 कंट्री ने स्टार्ट करा था और 2019 की समिट में ऑलमोस्ट अराउंड 120 कंट्री या मोर देन 120 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था और वो अजरबैजान की कैपिटल पे हुआ था। तो ये भी आप बताना कि अजरबैजान का कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में दोनों बता देना कि बेलग्रेड कहाँ की कंट्री है, बेलग्रेड कहाँ की कैपिटल है और अजरबैजान की कैपिटल कहाँ है। वहीं पे 2019 में इसकी मीटिंग हुई थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सपोर्ट नहीं करती थी किसी भी अलायंस को, जो सपोर्ट नहीं कर रही थी किसी भी अलायंस को। अब नैम के बारे में बोला जाता है कि ये आइसोलेशन की तरह काम कर रही है या एक न्यूट्रलिटी की तरह काम कर रही है। नैम के बारे में बोला जाता है कि ये आइसोलेशन की तरह काम कर रही है या न्यूट्रलिटी की तरह काम कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज आइसोलेशन एंड व्हाट इज न्यूट्रलिटी। तो ये दोनों ही गलत है, ये ना तो आइसोलेशन की तरह थी और ना ये न्यूट्रलिटी की तरफ थी। अब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें और अमेरिका का अगर हम टाइम देखें कि उसको जब इंडिपेंडेंस मिला था, जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, तो जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, तो 1787 से लेके अगर हम देखेंगे इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अमेरिका ने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में कुछ पार्ट ही नहीं रखा था। उसको बोलते हैं आइसोलेशन, कि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से आप बिल्कुल अलग हो, आपने पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में पार्ट ही नहीं लिया। तो अमेरिका थी आइसोलेशन में, बट नैम वाज नॉट ऑन आइसोलेशन। आइसोलेशन में नैम नहीं थी, नैम पार्ट ले रही थी और उसने अपना एक स्टैंड रखा था कि हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन को या दोनों अलायंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड देखते हैं न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि एक वॉर हो रही है और आप ना तो ए का साथ दे रहे हो ना बी का, बट नैम न्यूट्रलिटी भी नहीं है, बिकॉज नैम ने मीडिएटर की तरह काम करा, नैम ने पीस की तरह काम करा। नैम चाहता था कि इन दोनों के बीच में ट्रीटी एग्रीमेंट हो और टेंशंस कम हो जाए। हमने एग्जांपल भी देखा था, नेहरू जी ने कोरिया में मीडिएटर की तरह काम करा था, यूएन जनरल असेंबली ने भी काम करा था। तो वो न्यूट्रलिटी नहीं बोल सकते, बिकॉज न्यूट्रलिटी होता है कि आप वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट नैम ने वॉर में पार्टिसिपेट करा और एज अ मीडिएटर और पीस की तरह काम करा। तो in this video we have seen challenges to bipolarity, we have seen 2 blocks. Thanks for watching this video.